हेलो मेरे भाई। आपको ट्रांसलेशन से बहुत डर लगता है ना, अंग्रेजी से डर लगता है। चलिए आज इस डर को हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं। कोई भी परीक्षा में समरी लिखनी हो, एस्से लिखना हो या किसी तरह की लेटर राइटिंग लिखनी हो, सबसे मेन जरूरत होती है ट्रांसलेशन की। अब ट्रांसलेशन अगर बनाना आप जान जाते हैं, परीक्षा में जाइए, आराम से 25-30 नंबर तो आप ले ही लेंगे। बाकी जितने क्वेश्चन आंसर हैं उसका भी आंसर देने के लिए आपको ट्रांसलेशन सीखना बहुत जरूरी है। जब तक ट्रांसलेशन नहीं आएगा, कहानी तो आप पढ़े थे, हिंदी में सब कहानी याद है हमको कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की क्या हिंदी मीनिंग था, सर जी पढ़ाए थे, याद है, लेकिन प्रश्न उत्तर हमारा याद ना रहता है। अरे कोई बात नहीं यार, ट्रांसलेशन पढ़ लो, ट्रांसलेशन सीख लोगे, सब हो जाएगा। चलिए ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं देखिएगा। कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे मेन जरूरत है फार्मूला की। अगर तुम्हारे पास फार्मूला आ जाए, क्लियर, अब फार्मूला जब आ जाएगा आराम से तुम उसको हल कर लोगे। जैसे देखो, जैसे हमारा एक ट्रांसलेशन है, राम रोटी खाता है। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर बाद में लॉन्ग लॉन्ग वाले पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक पढ़िए कि राम रोटी खाता है। अभी बनेगा क्या, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो याद रखें इसमें 3 चीजें आपको ढूंढना है। पहला ढूंढना है आपको कौन चीज, तो याद रखेगा इनके सब्जेक्ट क्या है, इसके वर्ब क्या है और इसके ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये 3 चीज आप ढूंढ लिए, फिर फार्मूला आपको मालूम हो गया, बस फार्मूला पर सेट कर दीजिए, हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो पढ़ा, अभी आपने जो पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है यानी एस क्या है, ये जो आप पढ़ रहे हैं एस, ये क्या है एस, याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे भाई सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं एस का मतलब होता है SUVJECT, इसका हिंदी होता है कर्ता। अगर कोई वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसी को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम करने वाला हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि वाक्य में काम करने वाला क्या होगा, तो सब्जेक्ट। कैसे जानेंगे, तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है, यानी निकालने के फॉर्मूले, फॉर्मूला। कोई भी सेंटेंस में कौन शब्द लगा दो, अपने आप निकल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर किसी सेंटेंस में कौन शब्द लगा देते हैं तो सामान्यतः जितने भी सब्जेक्ट है ना वो क्लियर रूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे देखिए राम रोटी खाता है, आप लगाइए कौन रोटी खाता है, आपके सामने एक शब्द निकल रहा है राम। क्या निकल रहा है, राम, यही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका समझ गए। जैसे वह शराब पीते हैं, कौन शराब पीते हैं, कौन शब्द लगाइए, अपने आप निकलेगा वह क्या है, सब्जेक्ट है। मैं रोज 5 बजे पटना के गांधी मैदान में टहलने जाता हूं, कौन, रोज 5 बजे पटना के गांधी मैदान में, अपने आप निकल गया कौन, मैं क्या हो गया हमारा भाई, सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, समझ गए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो वाक्य में काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है मेरे पास, सिंपल है, सेंटेंस में लगाओ कौन, अपने आप निकलेगा सब्जेक्ट। ऐसा करते हैं, आप YouTube पर ढूंढ लेना, सब्जेक्ट पहचानने का ऐसा कोई तरीका तुम्हारे सामने में नहीं आएगा जो हमने बताया, देख लेना ढूंढ करके। अगर होगा वीडियो को बंद कर देना। चलेंगे आगे, तो हम लोग सब्जेक्ट पहचानने का तरीका देख रहे थे, अब दूसरा चलते हैं। जब हम कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ एक और चीज लगाना पड़ता है मुझे, उसका काम है एक्सुअलरी वर्ब, यानी इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। देखिए एक मेन वर्ब होता है जो हमने यहां मेंशन कर रखा था, एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है। अब सहायक क्रिया क्या भाई, अब देखो सहायक क्रिया अगर नहीं लगाओगे ना तो सेंटेंस तुम्हारा साफ नहीं होगा कि किस टेंस में है, क्लियर ही नहीं पता चलेगा। अब जैसे हमने देखा यहां हमने दिया राम रोटी खाता, राम रोटी खाता, आपने है नहीं लगाया, पता चल रहा है कि राम रोटी खाया है कि खाया था कि खाएगा, खाना पड़ता है, कुछ पता चल रहा है।
कुछ पता चल नहीं रहा है। यानी कि जो ये जो है ना, जो टेंस का बोध कराता है ना, जो टेंस का बोध कराता है कि हमारा सेंटेंस अभी चल रहा था कि बीत गया है या आने वाला है, इन सारी बातों को जो बोध करावे उसी को तो कहते हैं लोग हेल्पिंग वर्ब, एक्सुअलरी वर्ब उसको बोलते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पास वो लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कहेगा सर जी कौन कौन शब्द होता है हेल्पिंग वर्ब? अरे यार सब पढ़ते हो, इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, है ना, पढ़ते हो ना, हैज, हैव पढ़ते होंगे, या बहुत सारे विल, सेल पढ़ते होंगे। ये सारा क्या हमारा एक्सुअलरी वर्ब है। ठीक है, चलिए, तो आपने दूसरी बात समझा कि एक्सुअलरी वर्ब क्या हो गया, सहायक क्रिया, जो हमारी सेंटेंस को टेंस का बोध कराता है कि वो वर्तमान में है, कि भूत में था, कि पास्ट में था, कि फ्यूचर में था, सब बताता है। कौन हमारा हेल्पिंग वर्ब। जैसे अभी हम एक उदाहरण फिर पेश करते हैं, मैं तुम्हें नचाता अब हूं अगर हमने नहीं दिया, हूं हमने नहीं दिया, तो पता चल रहा कि मैं तुम्हें नचाता, क्या नचाता हूं, था, नचाऊंगा, क्या टेंसे का पता नहीं चल रहा। अब ये जो अंतिम का जो शब्द तुम देख रहे हो ना मेरे भाई, हूं, यह हिंदी का हूं, अंग्रेजी का आर क्या हो गया, एक्सुअलरी वर्ब हो गया। ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा तुमको यूट्यूब पर, ये हम जानते हैं, हमने पूरा ढूंढा, जब लगा कि ऐसा नहीं है तो हमने सोचा क्यों नहीं वो ऐसा वाला भी डाल दिया जाए, ये मिल जाएगा सब। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। अब चलेंगे, अगला हमारा है वर्ब। ये वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, यानी वाक्य में जो क्रिया है। वर्ब का अंग्रेजी क्या होता है, याद रखना, VERB। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नहीं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया भी और कई तरह की क्रियाएं हैं, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हमारे यहाँ पर क्रिया यानी वर्ब। जो वाक्य में काम हो रहा है ना, काम होने या करने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में काम होने या करने का बोध हो जिस शब्द से, उस शब्द को कहते हैं हम लोग वर्ब। क्लियर सर? आज तो हमको समझ में नहीं आया, हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए। अरे भाई देख, सीधा सीधा कहा, जिस सेंटेंस कोई भी शब्द ले लो और उसके अंतिम में मान लो अगर ना अक्षर लगल रहे, ना रहेगा, तो समझ जाना कि वही हमारी क्या है, क्रिया है। ना रहेगा तो क्रिया है। खाना पीना, हंसना बैठना, उठना जाना, दौड़ना, रहना, पढ़ना लिखना, पढ़ाना, सब क्या है, क्रिया है। अब आपके दिमाग में एक और बात आता है, अगर नहीं आता है तो अभी आ जाएगा कि सर जी अहाँ जे बाजली ताई में नाना में तो ना छै, ये कोनो क्रिया छै कि ना बुआ, ये क्रिया नहीं है। और देखिए कारखाना, कारखाना, अब बताइए ये कोनो क्रिया है, अंतिम में तो ना है। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप अपवाद में रखिए, उसको क्या रखिए, अपवाद में, जिनके अंतिम में ना है लेकिन वो क्रिया नहीं है, जैसे नाना, जैसे आप थाना, कारखाना, ये सब शब्द क्या है, अंतिम में ना है लेकिन क्रिया नहीं है। सामान्यतः जिससे काम का बोध हो ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिया। पहचानने के लिए हमने तरीका बताया कि अगर सामान्यतः ना है तो उनको रखेंगे हम लोग किसमें, वर्ब के शब्दों में। लेकिन अगर इस तरह के शब्द आ जाए, नाना, कारखाना, थाना, तो इसको हम लोग अब बाद में रखेंगे, ये हमारी क्रिया नहीं है। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा होगा, सब धातु विद्युत के सुचालक, एगो विद्युत के विचालक, कौन है बताइए, कौन धातु विद्युत के कुचालक हो, ले भैया। अब देखिए हमारे महारथी लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिए भाई, अगर नहीं मालूम है तो हम ही बता देते हैं। शीशा होता है विद्युत का कुचालक, शीशा में करंट नहीं जाती है ना, विद्युत का कुचालक होती है। एनी डाउट? आगे चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब की बात। तो क्लियर हमारा तीन बातें हो गया, एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वाक्य में काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। पहचानने का तरीका, कौन शब्द लगाइए, क्लियर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा एक्सुअलरी वर्ब क्या है, तो जो सहायक क्रिया है, यानी किसी सेंटेंस के अंत में जो शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं जिससे क्रिया टेंस का बोध कराता है, टेंस के बारे में पता चलाता है, तो वैसे शब्दों के जो अंग्रेजी होंगे एक्सुअलरी वर्ब, जैसे था, गा, गे, गी, है, हूं, हाँ,
है ना, जो पढ़ रहे हैं, यानी अंग्रेजी में उसको देखा जाए तो पढ़ेंगे इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डिड, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे एक्सुअली वर्ब। फिर हमने पढ़ा वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है, तो वर्ब जिससे काम होने या करने का बोध हो और अंतिम में क्या लगा रहेगा, ना रहेगा सामान्यतः, सामान्यतः, इसीलिए हमने बोला था सामान्यतः, ताकि एक आध को आ जाएगा ना ऊपर का तो उसको आप बाद में रख देंगे ऊपर साइड करके, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट हमारा है ओ। ओ माने कि अब देखिए एक बच्चा कह रहा सर ये रसगुल्ला है उधर का वाला, अरे ये उधर का रसगुल्ला थोड़ा ही है तो तू लोग उसको रसगुल्ला पर चल गया। वो सब शादी ब्याह में होता है रसगुल्ला पर, ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पहचानेंगे कैसे, अगर कहीं आपको ऑब्जेक्ट पहचानने की बात कर दे तो क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे, तो सामान्यतः ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाती है। जैसे देखिए राम रोटी खाता है, राम क्या खाता है, क्या हमने लगाया, पहचान आ गया रोटी, क्या गया, मैं किताब पढ़ाता हूं, अगर हमने उसमें लगा दिया मैं क्या पढ़ाता हूं, आ गया अपने आप कौन सी, किताब, किताब क्या हमारी ऑब्जेक्ट है। यानी सामान्यतः पहचानने के लिए क्या लगाना मेरे भाई, क्या शब्द लगा दोगे खुद ब खुद तुम्हें पहचान में आ जाएगी कौन सी, ऑब्जेक्ट की पहचान, क्लियर। तो हमने पढ़ रहा था अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सामान्यतः जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं ना इन्हीं तीन चीजों से ही बनती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बीच में एक आध को घुस जाता है एक्सुअली वर्ब, एक आध को घुस जाता है प्रीपोजिशन, फिर आगे कंजक्शन भी होते हैं, वो सब हम आगे ट्रांसलेशन जब पढ़ते चलेंगे बताते चलेंगे। अब बड़का बड़का ट्रांसलेशन रहेगा तो ओकरा कैसे बनाएंगे, सब का तरीका है भाई, अब ऐसे इतना एक दिन में तो होगा नहीं, थोड़ा सा पहले छोटका देख लेते हैं फिर बड़का देखेंगे। देखिए पहला हमारा है राम रोटी खाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहले हम छांट लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो हमने बताया था कि कौन शब्द लगाइए निकल जाए, कौन रोटी खाता है रे, राम, तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि पहले तुम सब्जेक्ट लिखो, तो हम लिख देते हैं आर ए एम, राम, क्लियर। फिर क्या है, खाता खाती ना, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है वर्ब, अब वर्ब क्या है हमारा, खाता खाती, तो ये हो गया हमारा वर्ब। खाना का क्या होता है अंग्रेजी, तो ईट। अब ऐसे मत लिख देना, एक बच्चे को हमने लिखाया तो लिख दिया के एच ए टी ए, खाता, अरे भाई ये नहीं खाता, तो खाता बुक हो गया, ई खाता कौन वाला, चबा चबा के खाए वाला, तो कहते हैं हम लोग ईट। अब इसमें ये वो चीज सटाना पड़ता है, काहे कि हम लोग जानते हैं पढ़े होंगे ग्रामर में एस एस पी पी, इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, याद रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल के साथ प्लूरल। राम यहाँ सिंगुलर है, राम यहाँ क्या है भाई, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब अगर मेन में है तो वो होता है प्लूरल, वो होता है प्लूरल, अगर में एस या एस हटाओगे तो हो जाएगा सिंगुलर। देखो उल्टा है, कोई सब्जेक्ट जैसे बॉय सिंगुलर है उसमें एस लगाओगे तो हो जाएगा बॉयज, प्लूरल हो जाएगा। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स कर दोगे एस लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इट कह दिया तो वो प्लूरल है, एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाता है। यानी नाउन में अगर एस लगाओगे तो प्लूरल, अब वर्ब में एस लगाओगे तो सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर है तो एकरे में एस वह से सटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा, नहीं हो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। कौन चीज, रोटी, तो रोटी खाते हैं गिन के कि बिना गिन ले, अब बिना गिन ले खाते हैं तो कर दीजिएगा ब्रेड्स ना, लड़की यार तो के खाती है 12, गिनेगी तो कहेगी नहीं 6 गो खाए, अरे कोई गिन रहा था तू 6 गो खाओ चाहे 12 गो खाओ, उसे कौन मतलब हम नहीं, खाएगी 12 कहेगी कितना खाए, 6 गो खाए अभी तक, अरे खाए 12 गो खाइए ना, 18 खाइए, कोई गिन रहा था। चलिए आगे, तो हम लोग पढ़ रहे थे राम इट्स ब्रेड, या ब्रेड्स कर दीजिएगा तो रोटियां, या ए ब्रेड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। वह शराब पीता है, अब देखिए इसमें सेंटेंस कौन है भाई, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह,
तो वह का अंग्रेजी होता है ही, वह का अंग्रेजी ही। शराब पीता, पीना हो गया वर्ब, तब वर्ब को पहले लेते हैं तो लेंगे टेक। अब ये भी हमारा सिंगुलर है तो इसमें भी लगेगा एस, टेक्स। शराब तो क्या होगा वाइन। क्लियर। अब आगे चलिए, मैं रोज 5 बजे पटना के गांधी मैदान में टहलने जाता हूं। अब तो इतना बड़का ना सेंटेंस हो गया कि बोल ही में आधा घंटा लग जाता है, तब बनाने में तो 2-3 घंटा लगेगा। अरे नहीं भाई, उतना काहे लगेगा, तब पढ़ते हैं हम कौन सी का। देखिए सबसे पहले ना क्या करना, जब बड़ा सेंटेंस रहेगा तो तुम प्रीपोजिशन खोजो। कौन कौन प्रीपोजिशन है, तब प्रीपोजिशन क्या है, में, पर, इन, आउट, ये सब हमारा प्रीपोजिशन है। तो चलते हैं हम लोग इसमें प्रीपोजिशन खोजते हैं। कौन कौन है, मैं तो नहीं, रोज तो होगा नहीं, 5 बजे होगा नहीं, एगो मिला है के, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और एक मिला में, ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्लियर। प्रीपोजिशन जहां तुम्हारा लास्ट वाला होगा, जहां प्रीपोजिशन लास्ट वाला होगा ओकरे पीछे से तीर का मार दो चिन्ह, ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे आ गया, और इधर मैं सब्जेक्ट इधर से चलेगा और जो बच गया से इधर से चलेगा। बस तरीका तो यही है, समझ में नहीं समझ। देखिए जहां प्रीपोजिशन लास्ट वाला रहेगा ओकरे से तुम उल्टा चलना, जिधर से तुम आया था ना उधरे घूम जाना, वहीं पर से लास्ट प्रीपोजिशन देख करके। अब हमारा लास्ट प्रीपोजिशन यहाँ था तो हम इधर से इधर घूम गए, ठीक है, तीर लगा दिए, और मैं पर जाके रुक जाना क्योंकि सब्जेक्ट है वो, तो उसको तुम छू नहीं सकते हो, वो एक अलगे खचरे गिरे है। अब बच गया नीचे वाला तो इसको इधर घुमा दो। अब क्या करेंगे भाई, मतलब क्या कि मतलब है हमको ये पहले लिखना है, पहले हमको ये लिखना है, इधर से चलना है तो लिखेंगे पहले हम लोग आई। क्लियर। तब लिखते हैं ये वाला, टहलने जाता हूं। अब बताइए यहाँ पर तो 2 क्रिया हो गया, एगो जाता हूं एगो टहलता हूं, 2 क्रिया, तब कौन काम पहले लिखाएगा सो बताइए। अब पहले हम टहलना लिखें कि पहले जाता लिखें, पहले जाएंगे तब ना टहलेंगे, कि टहलेंगे तब जाएंगे, नहीं पहले जाएंगे। तो जाना वाला लिखेंगे तो गो टू वॉक, हो गया, गो टू वॉक। कहा, में गांधी मैदान में, तो इन गांधी मैदान, MAIDHAN मैदान, हो गया, सॉरी DAN मैदान, GANDHI नहीं होता है, GANDHI गांधी मैदान। अब हो गया पटना के, ऑफ पटना। क्लियर। 5 बजे, एट 5 o'clock, 5 बजे का क्या होगा 5 o'clock होगा। बस यही तो सेंटेंस बनाना है। आज हमारी बेसिक बातें हैं, कल हम लेके आएंगे और सारे सेंटेंस, ठीक है। फिलहाल के लिए इतनी, बाकी 2 बच गए हैं, आप बना करके हमारे क्या कहते हैं, कमेंट में कहते हैं इसको, हाँ कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हमें भी लगेगा कि आपने कुछ देखा वीडियो, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक करके, एक स्ट्रक्चर का एक ट्रांसलेशन। महीना दिन में आप अंग्रेजी लिखना सीख जाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो इसी के साथ विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।